हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में हैं। मैं प्रोफेसर राजकुमार, कोऑर्डिनेटर IQAC CDIU सिरसा, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वन डे वर्कशॉप ऑन NEP 2020 में आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं। मैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर KC शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आएँ। साथ में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी, प्रोफेसर के अलावा सर, मैडम आरती गौड़, प्रोफेसर कुंडू, जय देवी सरस्वती देवों वरदा, जय 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 महादेवी। जय देवी सरस्वती देवों वरदा, जय 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 महादेवी। मैं आग्रह करूंगा वंदे मातरम के लिए कि टीम आए अपनी प्रस्तुति के लिए। आप सभी से आग्रह है कि वंदे मातरम के लिए एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर SK गलावल जी से फॉर्मल वेलकम के लिए।
Thank you, Professor Rajkumar ji. Honorable Professor K.C. Sharma ji, Chairperson Haryana State Higher Education Council and former Vice Chancellor of Professor University Kurukshetra and former Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar National Law University. सर, आपका इस कैंपस में इस वर्कशॉप में स्वागत है और मैं समझता हूँ कि आपके रिच एक्सपीरियंस से और आपके आने से, आपके प्रवचनों से, आपकी क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और एनईपी एक ऐसा विषय है जिसमें पूरा भारत जो है एक स्टेज फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से ये विश्वविद्यालय और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हम एनईपी 2020 को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लागू कर पाएंगे। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी का, जिनके नेतृत्व में ये यूनिवर्सिटी लगातार प्रगति कर रही है और मैं हाउस को बताना भी चाहता हूं, वैसे तो सभी इससे विदित हैं। एनईपी 2020 जो है हम स्टेट में पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने लागू किया था। कैंपस में जो है हमारा 6 प्रोग्राम से शुरू हुआ था और अब हमारे पास 12 प्रोग्राम हैं और पिछले 3 साल से हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का हमें पूरा फ़ायदा मिला है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं मानता हूँ कि कुलपति जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उस टाइम पे ना नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क था, ना कुछ और कोई ऐसी चीज़ें थी और उनको वो करते हुए सभी बाधाओं को दूर करते हुए हमने जो है इफेक्टिव तरीके से इसको एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं उनको नहीं उल्लेख करना चाहता है, बट मैं ये मानता हूँ कि इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय दिन रात प्रगति कर रहा है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रोफेसर आरती गौर का, डीन ऑफ कॉलेजेस, जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सभी कॉलेजेस को मैनेज कर रही हैं और जब भी कोई किसी तरह का इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो वो बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और आपका स्वागत है मैडम। मैं सभी प्रिंसिपल साहिबान दिखते तो कम हैं, शायद कम ही दिख रहे हैं, बट फिर भी प्रिंसिपल साहिबान का और 2 टीचर्स, आई थिंक सभी कॉलेज से हमने रिक्वेस्ट की थी कि 2 टीचर और 1 नॉन टीचिंग, क्योंकि इसमें हर स्टेक होल्डर की हमें ज़रूरत थी, तो हम चाहते थे कि भी हम हर किसी को जो है यहाँ समझाने में कामयाब हों। तो आप सभी का स्वागत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इसमें जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपको कोई भी संशय है, आप उनको जो है यहाँ दूर करके जाएंगे। मैं नोडल ऑफिसर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुंडू का, जो आपके सामने ये पूरा इसका विस्तृत रूप से जो है इसको प्रोग्राम को बताएंगे, तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुंडू का स्वागत करता हूं और आशा है कि वो आपको अपनी बातें पूरी अच्छी तरह से समझाने में कामयाब होंगे। और अंत में मैं डॉक्टर राजकुमार, प्रोफेसर राजकुमार जी, जो कोऑर्डिनेटर IQAC हैं और पिछले लंबे समय से IQAC का काम देख रहे हैं, तो जब भी कोई आपको लगता है कि कोई समस्या है या आपको कोई मॉनिटरिंग की या कोई आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारा IQAC आपको हमेशा जो है तत्पर रहेगा। और अभी हमने रिसेंटली कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया था, मेंटर का सभी के कॉलेजेस में हमने भेज दिया है, हमने मेंटर भी अपॉइंट कर दिए हैं सभी कॉलेजेस के, तो वो आपको NIRF में और NEP 2020 में या आपके NAC में जो भी किसी तरह की जो मदद की ज़रूरत है, तो हम ये विश्वविद्यालय आपको हर तरह की सहायता देने के लिए तत्पर है, हमेशा रेडी रहेगा। और इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का जो इस सभागार में आए हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 1 डे वर्कशॉप आपके फ्रूटफुल होगी। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम यहाँ NEP 2020 पर एक दिवसीय कार्यशाला के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के लिए मैं हमारे नोडल ऑफिसर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह को इनवाइट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के लिए।
हेलो, सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर हियर to discuss a curriculum framework which is related to current framework for UG programs. Before start, I must welcome the esteemed chairperson, Haryana State Higher Education Council, Professor K.C. Sharma, Honorable Vice Chancellor Professor Ajmer Singh Ji, Dean Academic Affairs Professor Suresh Gendawat, Dean of Colleges Professor R.T. Gold, Coordinator IQAC Dr. Raj Kumar, and my fellow colleagues and my respected principals who are here to discuss this curriculum and curriculum framework so that we can understand what is that, what are its components, and how it will be implemented. I would like to take the permission from the Honorable Vice Chancellor to start this. Am I audible properly? Okay. You know very well, the University Grants Commission has circulated curriculum and credit framework for all our nation, and on the basis of the state level credit and curriculum framework was prepared by the Haryana government. On that basis, our university has approved the ordinance. On the basis of this document, which was circulated by the University Grants Commission, and we have approved this ordinance. The ordinance shall be applicable from the academic session 2023-24. However, we have implemented earlier ordinance to implement the NEP from 2021 as and when it was launched in our campus for University School for Graduate Studies. USGS is one of the esteemed institutions established under the guidance of the Honorable Vice Chancellor from the session 2021, and the ordinance has been revised to incorporate all the provisions which are applicable to all the colleges which are being affiliated or affiliated with the university. And it was approved by the Academic Council in its 35th meeting. As per the agenda is 30, so that we can refer it and we can see where is the document. In accordance with the NEP implementation, there is a new student-centric approach, flexible choice-based credit system, which has been converted in learning outcome cost framework LOCF. And our approach is to implement this framework in the colleges to enhance the multidisciplinary approach. बहुविषयक धारणा को हम आगे लेके जाएं, उसके लिए हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया है, और उसी NEP को ध्यान में रखते हुए हमने अपना अध्यादेश पारित किया, हमारी जो शैक्षणिक परिषद है। Next component, multiple entry and exit options. Student can exit at the end of the first year, second year, third year. At the end of the first exit of the first year, the student will get certificate. After second year, diploma. Third year, UG degree, and fourth year is honor with the research may be there, and without research may be there.
यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले क्लियर कर लें। यदि मैं किसी ऑनर्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 4 साल की यूजी डिग्री की बात कर रहा हूँ। पहले जो कॉलेजेस में ऑनर्स प्रोग्राम होते थे, प्रोग्राम का शब्द यहाँ पर डिग्री से है, कोर्स का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से है। हर एक जो भी शब्द होगा उसको बताया जाएगा। कहीं पर भी यदि रूपांतरण में यदि कहीं दिक्कत है या तर्जुमा ठीक नहीं हो पाता है तो आप पूछ सकते हैं। दिस विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट टू परस्यू करियर पाथ, ताकि वो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग एरियाज में अपने करियर को बिल्डअप कर सके। फीचर्स इस फ्रेमवर्क के क्या होंगे कि हम एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में आसानी से जा सकेंगे। हम कम मतलब एज ए स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना आसान होगा। कोई भी जो कोर्स है मुझे लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का है, मैं उसको सीख पाऊंगा। MSME मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जो आपको बताया गया ME वो ऑप्शन हम कहीं पर भी जहाँ पर भी लेना चाहेंगे वहाँ लेंगे। इसके अलावा चौथी जो फीचर है इसकी, फेस टू फेस भी रहेगा, ब्लेंडेड मोड भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, कन्वेंशनल मोड भी होगा, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड भी होगा। जिस भी कंपोनेंट में हमारे को कोई भी सिलेबस या जो कोर्स करने की सुविधा मिलती है हम उसको प्रयोग कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी हमारे यूजी प्रोग्राम में लेवल 4 रहेगा। लेवल 4 का मतलब +2 होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी का दाखिला करने के लिए। लेवल 1 हमारा 5वीं है, लेवल 2 8वीं है, 10वीं 3 है। सर आई विल फिनिश विद इन 20 मिनट्स एज coordinator IQAC has allowed me to take 20 minutes. नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बता दिया। लेवल हैं अलग अलग कोर्सेज के। 100 का लेवल होगा जो पहले साल में चलेगा, 200 का लेवल दूसरे साल में चलेगा, 300 का तीसरे साल में, चौथा 400 का लेवल होगा। उसके बाद हमारी कैटेगरीज होंगी DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, MIC माइनर कोर्स, MDC मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, VAC वैल्यू एडेड कोर्सेज। ये 6 कैटेगरीज के लिए हमने कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क जो हरियाणा स्टेट ने बनाया उसका एक पेज आप सभी को दे दिया गया है। आप उसको यदि पेज नंबर 8 जिस पे लिखा हुआ उसको यदि आपके सामने रखेंगे तो उसमें 6 कैटेगरीज होंगी। उसमें A1 B1 C1 लिखा हुआ है। A1 मतलब एक डिसिप्लिन है, B1 दूसरा डिसिप्लिन है, C1 तीसरा डिसिप्लिन है। तो हम इस स्कीम के माध्यम से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हम हमारा ब्रॉड डिसिप्लिन हमने फैकल्टी को माना, उसके नीचे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमारा एक एक डिसिप्लिन हमने उनको मान लिया और उन डिसिप्लिन में से कोई भी 3 सब्जेक्ट बच्चा जहां कॉम्बिनेशन पहले भी बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। आसान करने के लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और तीसरा था हमारे पास इकोनॉमिक्स। 3 कॉम्बिनेशन बनाए हमने। वो पहले 3 कॉम्बिनेशंस यानी 3 सब्जेक्ट लेगा। उसके बाद जो 5 कैटेगरीज हैं उन 5 में से जो सेकंड कैटेगरी है माइनर की वो भी उस डिसिप्लिन से संबंधित हो सकती है और उसका अलाइड डिसिप्लिन भी हो सकता है। ये आपके पास 6 कैटेगरीज आप देख रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये हमारा सीधा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि ये चीज़ दिमाग में उतर जाए कि हमारी ये 6 चीज़ें क्या हैं। माइनर कोर्स उस डिसिप्लिन से संबंधित ही रहेगा या उसके अलावा भी हो सकता है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स का बच्चा ये कहता है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स अच्छा सीखना है तो एज माइनर वो स्टैटिस्टिक्स ले सकता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आपकी MDC मल्टीपल जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेते हैं। ये वो सब्जेक्ट होगा जो आपका डिपार्टमेंट यानी आपके स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ करके बाकी सारा कॉलेज बाकी सारा डिपार्टमेंट्स पढ़ेंगे। यदि मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करूँ, कॉमर्स से हूँ इसलिए प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह होने के नाते मैं बता देता हूँ कि कॉमर्स में एक टीचर हूँ, तो वहाँ पर यदि हमने ओपन इलेक्टिव में कोई एक सब्जेक्ट किया फिनांस फॉर एवरीवन, तो मेरे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेगा, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी, यानी जो पहले ओपन इलेक्टिव कोर्स होता था, ओपन चॉइस होती थी, वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है। उसके बाद है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ये इसमें सभी के सभी लैंग्वेज कोर्सेज होंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत। अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अपने सिलेबस दे चुके हैं और उनके हिसाब से आपका कोर्स कंटेंट डेवलप हो चुका है। वो आपका क्रेडिट जो ये आपके पास टेबल है इसमें क्रेडिट फिक्स्ड है, इनके हिसाब से उसको सिलेबस को दिया जाएगा।
किसी कॉलेज में मान लीजिए 2 लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप 2 ही ऑप्शन खोलें वहां पर, 4 है तो 4 का ऑप्शन खोलें, इट इज योर चॉइस। उसके बाद आपका आता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये सेंट्रल पूल से हुआ। सेंट्रल पूल का मतलब यूनिवर्सिटी एक लिस्ट देगी आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की, उनमें से बच्चा पहले 3 सेमेस्टर में जो हमने ये 3 कोर्स पूरे करने हैं वहां से लेगा। उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्सेज, ये भी सेंट्रल पूल में यूनिवर्सिटी बनाएगी और उसके बाद आपको ये सप्लाई किया जाएगा ताकि बच्चा उसी में से सिलेक्ट करे। मान लीजिए हमारे 5 वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं तो उन 5 में से कोई भी 1, 2, 3 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेबल दे कैन सेलेक्ट। ये 6 कैटेगरीज आपके पास, मुझे लगता है कि यदि किसी को शंका है तो आप क्वेरी सेशन में के लिए लिख लें, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद एक क्वेरी सेशन भी रखा गया है, उसमें आप पूछ लेंगे। उसके बाद है अगली टर्म क्रेडिट आवर्स क्रेडिट। वैसे मालूम हमें सभी को है कि क्रेडिट का मतलब क्या है। स्टूडेंट के लिए या टीचर के लिए 25 मार्क्स एक क्रेडिट है। आवर्स वर्कलोड की यदि हम बात करें तो 1 घंटा थियोरी के लिए 1 घंटा एक क्रेडिट है, प्रैक्टिकल के लिए 2 घंटे क्रेडिट है। सिलेबस भी हमने उसी तरह से डिजाइन किया है सर की देखरेख में कि हमारे पास यदि 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 4 यूनिट होंगी, उसमें 3 क्रेडिट का है तो 3 यूनिट होंगी, 2 क्रेडिट का है तो 2 यूनिट होंगी, और यदि 1 क्रेडिट का है तो 1 यूनिट होगी। ये सिलेबस भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है। उसके बाद है क्रेडिट पॉइंट्स। ये लेवल के हिसाब से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे चला जाएगा। सर, इट इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आवर यूनिवर्सिटी हैज एनरोल्ड ऑन एबीसी पोर्टल फ्रॉम 2022 and we have enrolled more than 30,000 students on this portal till date. नेट के माध्यम से डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग इज गोइंग ऑन। आप सभी से एज प्रिंसिपल आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एबीसी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उन सभी को कहिए कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसीलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक पॉइंट हिंट छोड़ा हुआ था ताकि मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकूँ। क्रेडिट पॉइंट का मीनिंग क्या होगा कि जो आपका मान लीजिए अभी लेवल हमारा 4 +2 के पास हुआ, उसके बाद फर्स्ट ईयर में जाता है बच्चा। फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट करेगा तो उसका लेवल होगा 4.5, फिर सेकंड ईयर में होगा तो 5, फिर 5.5, फिर 6 चौथे साल का। तो वो जो मान लीजिए एक बच्चे ने एक कोर्स में 4 क्रेडिट लिए पहले साल में, 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्रेडिट पॉइंट बनेगा। दूसरे साल में 4 क्रेडिट लिए किसी बच्चे ने तो गुना 5 करके 20 क्रेडिट उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चढ़ते चले गए, और वो पूरा कंप्लीशन होने के बाद आपकी एक डिग्री या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो नेट के माध्यम से अप्रूव्ड है सभी की, तो उसके माध्यम से वो रिजल्ट डिक्लेयर आपका एबीसी पोर्टल पे होगा। उसके बाद सेमेस्टर, आपको मालूम है सेमेस्टर क्या है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं इसको। समझने के लिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, हमारे यहाँ पर 7 डिपार्टमेंट्स हैं। उस पॉइंट के लिए बताया जा रहा है आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के लिए A1, B1, क्योंकि कॉलेजेस में ये दिक्कत आती है कि हम कॉम्बिनेशन किसका बनाएंगे। कॉम्बिनेशन में कोई छेड़छाड़ यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं की गई। जो कॉम्बिनेशन आपके रूटीन में चल रहे हैं, यदि आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहेंगे तो माइनर सब्जेक्ट के माध्यम से अपने आप हो जाएगा। पहला जो साल है बच्चे के पास ओपन है कि यदि वो अपना मेजर डिसिप्लिन को यदि उसमें कुछ फेरबदल करना चाहता है तो 3rd सेमेस्टर में जाके भी कर सकता है। यानी पहला साल पूरा है उसके पास, जितने भी 6 के 6 कैटेगरियाँ वो पढ़ेगा। उसके बाद यदि कहता है कि मेरे पास एक इकोनॉमिक्स का है, एक हिस्ट्री का, एक पब्लिक एड का, पहले 3 ही सब्जेक्ट लेता हूँ। ब्रॉड डिसिप्लिन मेरा क्या है, यहाँ पर ब्रॉड डिसिप्लिन है सोशल साइंस। A1 मेरे लिए है इकोनॉमिक्स, B1 है हिस्ट्री और C1 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने 3 पेपर लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक। इसी से आगे यदि हम चलते हैं, माइनर भी इकोनॉमिक्स का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, पब्लिक एड का हो सकता है। क्लियर। ओपन इलेक्टिव भी डिपार्टमेंट कंसर्न ही देगा, बाकी टीचर्स जो अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से आप ओपन इलेक्टिव खोलेंगे और जो अवेलेबल होगा उसी को आप ये पेपर देंगे। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी एबिलिटी मैंने बता दी, स्किल एनहांसमेंट मैंने बता दिया और वैल्यू एडिड बता दिया। इसी तरह फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, कई बार एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि मैं BA इंग्लिश सिंगल मेजर में करना चाहता हूँ। सिंगल मेजर का मीनिंग है कि मोस्टली जितने भी आपकी कैटेगरीज नहीं होंगी, या मान लीजिए आप BSc फिजिक्स करना चाहते हैं
तो बीएससी फिजिक्स यदि सिंगल मेजर में करना चाहते हैं, वो आपने सभी के सभी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज सारे के सारे आपको फिजिक्स के ही पढ़ने होंगे, उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसा नहीं होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ये यूनिवर्सिटी हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी पहली टेबल ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आपके पास प्रिंट फॉर्म में है। यदि आप इस पेज को पलटेंगे, जहां पर हो सकता है मेरे सिग्नेचर हो या सबके सिग्नेचर हो, ये बीकॉम का टेम्पलेट दिया गया है, DSC 1, DSC 2, DSC 3, यानी ये 3 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद फिर दूसरे कैटेगरी में हो गया, फिर तीसरे में हो गया, यानी टोटल क्रेडिट आप देखेंगे 24 क्रेडिट मिलेंगे आपको लास्ट में, फिर 24 मिलेंगे। उसके बाद जब ये टोटल आपका 1 साल का हो जाता है, उसके बाद हर बच्चे को एक इंटर्नशिप का कोर्स करना ही होगा। ये हम सभी ध्यान में रखें। कई बार ये होता है, ये मान लिया जाता है कि कोई एग्जिट करेगा तो इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की सभी के लिए कंपलसरी है। एग्जिट यदि उसने लेना है, और ये हमेशा जो ये स्टेट लेवल पे जब मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन हुआ कि हम ये सेकंड सेमेस्टर के एंड में करवाएं जब छुट्टियां होती हैं, या 4th सेमेस्टर के एंड में करवाएं तब छुट्टियां होती हैं, या 6th सेमेस्टर के एंड में नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमने इसका ग्रेडिंग जो दिया गया वो 5वें सेमेस्टर में शामिल किया है। यदि आप देखेंगे इसको स्टेट वाले में देख लीजिए या उसमें देख लीजिए, इंटर्नशिप 5वें सेमेस्टर में है। 5वें में इसलिए रखा गया इसको ताकि फर्स्ट जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, यानी पहला साल पूरा करने के बाद बच्चा एग्जिट होना चाहता है, यूजी सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो वो जितने क्रेडिट उसके रिक्वायर्ड थे वो प्लस 4 का इंटर्नशिप लिया और उसके बाद वो अपना यूजी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे और ले ले। 2 साल पूरा होने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लेना चाहता है तो 4 की इंटर्नशिप करे और उसके बाद वो चला जाए जहां पर भी शिफ्ट करना चाहता है। तीसरा जो 3 साल है उसके बाद उसने देखा कि 6 सेमेस्टर मेरे पूरे हो चुके हैं, इंटर्नशिप मैं पहले कर चुका हूं, तो ऑटोमेटिकली वो उसके इंटर्नशिप के मार्क्स कहाँ जुड़े, 5वें सेमेस्टर में। क्यों? क्योंकि उसने 5वें सेमेस्टर में आपके पास यहाँ दाखिला लेना है। इंटर्नशिप कहीं पर भी हो सकती है, जो आपका आर्टिसन है या जो नियर बाई हर क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने साथ बच्चों का एनरोल करें, उसके बाद अपने आप जो आपका अप्रेंटिसशिप की फॉर्म में, इंटर्नशिप की फॉर्म में उनको सर्टिफिकेट इशू करें। और वो सर्टिफिकेट यहाँ पर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा, ये ध्यान रखें आप। इंटर्नशिप पूरी की पूरी इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है। इसी तरह आपका लाइफ साइंसेज के यदि हैं सब्जेक्ट, तो लाइफ साइंसेज के साथ मान लीजिए फिजिकल साइंसेज कॉम्बिनेशन बनाना चाहता बनाइए। आपने एक फिजिक्स लिया, एक केमिस्ट्री लिया, उसके बाद मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो तीसरा सब्जेक्ट आप यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद अलग अलग 6 के 6 कंपोनेंट जैसे बच्चा पूरा करेगा, उसके बाद वो अपनी डिग्री पूरी करेगा, उसके बाद एबीसी पोर्टल के भी ऊपर उसके अपडेट होते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कीम से, और जैसे पहले डिस्कस हुआ आपकी इस पेज में, यदि और कोई भी कंफ्यूजन है तो हम क्वेरी सेशन में लेंगे। और मेरी तरफ से जो मैंने बताया था, आर्ट्स के लिए आपकी ये 2 फैकल्टीज होगी, आपकी ह्यूमैनिटीज और ये। यदि ह्यूमैनिटी और लाइफ साइंसेज के साथ मैं 2 लैंग्वेज के लेता हूँ, 3 साइंस के लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी लागू होगा। लेकिन हमने यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी इसीलिए लिखा है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने आप कवर होंगे। With these words, thanks a lot. If any query, any question, we can take after this event. थैंक यू सर। इससे पहले कि मैं हमारे मुख्य अतिथि जिनको इनवाइट करूं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। संक्षिप्त में इसलिए क्योंकि अगर उनके बारे में बात करने लगूँ तो मेरा कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं कुछ उनकी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, उनके बारे में बताना चाहूँगा। सर वैसे तो भारत के गणमान्य व्यक्तियों में से एक हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना मेरे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए गर्व की बात होगी, और शब्दों में मैं उनको बयान नहीं कर पाऊँगा। फिर भी छोटी सी मैंने एक ब्रीफ तैयार की है। सर बॉटनी के प्रोफेसर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पढ़े हैं। सर का लगभग 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और अप्रोक्सीमेट 80 नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर पब्लिश हैं, 4 बुक्स सर की पब्लिश हैं।
21 PhD गाइड किया है कैंडिडेट्स को, और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे सर रहे हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के मेंबर रहे हैं। सर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ह्यूमन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ के डायरेक्टर भी रहे हैं। सर राजस्थान में चांसलर्स नॉमिनी रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट नॉमिनी रहे हैं। सर EC मेंबर भी रह चुके हैं हमारी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के। सर बहुत सारी सिलेक्शंस कमेटी में मेंबर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। सर मेंबर रहे हैं BOEG IIT पटना के। सर ने एज ए प्रोक्टर काम किया है, एज ए एडवाइज़र काम किया है, और सर बहुत सारी कमेटीज़ के कन्वीनर भी रह चुके हैं, बहुत सारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, और जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो इनको टेन्योर में NAAC की एक्रेडिटेशन भी हुई थी, जब इनको यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिला, स्कोर था 3.52, और अगर आज के हिसाब से बात करें तो वो A++ बनता है। सर ने जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काम किया तो उस टाइम पे रोसा से जो ग्रांट आती थी 100 करोड़ की ग्रांट MHRD से सैंक्शन कराई थी। सर ने कुरुक्षेत्र में ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन एस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के 5 अलग सेंटर्स बनाए गए थे, और सर के ही टेन्योर में अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग इंडस्ट्री से MOUs भी स्थापित किए गए थे। सर वाइस चांसलर रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उसके बाद वाइस चांसलर रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के, वाइस चेयरमैन रहे हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के, और एट प्रेजेंट सर चेयरपर्सन हैं हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। और मैं सर से विनम्र आग्रह करता हूं कि सर आएँ और अपने भाषण से हमें अभिभूत करें। सर विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, डीन एकेडमिक अफेयर्स, अन्य सभी डीन्स, अधिष्ठाता और विभागाध्यक्ष, महाविद्यालयों के प्राचार्यगण और शिक्षकगण, सिरसा में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन जितना मैंने जाना है हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के विषय में, इन दिनों जो 2-3 वर्षों में लगातार इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस की ओर जाने की जो एक मन में इच्छा, उत्कंठा है, वो लगातार चली है। और हम जानते हैं ये सब विश्वविद्यालय के परिवेश की, विश्वविद्यालय के एनवायरनमेंट की, विश्वविद्यालय की संस्कृति की, इन सब बातों के पीछे एक संस्था किस प्रकार की आगे जाएगी अकादमिक दृष्टि से, उस सब में उस संस्था के नेतृत्वकर्ता का बड़ा योगदान होता है, इंस्टीट्यूशन लीडरशिप का बड़ा योगदान होता है। और उस दृष्टि से प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि एकेडमिक दृष्टि से जो संस्था को चाहिए वो, जैसे प्रोफेसर अहलावत बता रहे थे, इस यूनिवर्सिटी में लगातार हो रहे हैं। और अभी जो हमने प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा NEP इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में जो बातें एक रोड मैप जो तैयार हुआ है उसके बारे में ब्रीफ में हमने सुना है। आप सब लोग NEP 2020 के बारे में जानते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो
शिक्षा नीति है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे देश की शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन, एक पैराडाइम शिफ्ट होने की संभावना है। ये शिक्षा नीति की जो अनुशंसाएं हैं, ये फेज्ड मैनर में अभी पूरे देश में क्रियान्वित हो रही हैं। उस फेज्ड मैनर के होने के 2-3 कारण हैं। एक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शायद पहली बार जो रिकमेंडेशंस हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम बालवाड़ी, केजी, वहाँ से लेकर के पीजी, पीएचडी तक, उन सब को ध्यान में लेकर के रिकमेंडेशंस आई हैं। इसलिए यदि देश में शिक्षा नीति केजी से इस वर्ष शुरू होती है तो 12 साल 13 साल उसको स्कूल एजुकेशन में लगेंगे और उसके बाद भी वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आएगा और फिर पीजी करके जाएगा, तो हम सोच सकते हैं कितने वर्ष लगेंगे। एनईपी इनेबल्ड स्टूडेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी युवा ये देश में दिखाई देंगे समाज में। उसके लिए एनईपी की रिकमेंडेशंस में ही टाइमलाइन बताई है। उसमें उन्होंने कहा कि इसके फ्रूट्स 2040 में दिखाई देंगे। और वो 2040 में दिखाई क्यों देंगे? क्योंकि जिस दिन हम स्कूल एजुकेशन से लेकर के ऊपर तक, यूनिवर्सिटी तक, और सारी अनुशंसाओं को जैसी स्पिरिट है एनईपी की उसके अनुसार हम यदि इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो 2040 तक हमें हमारे देश के समाज में वैसे युवा युवती दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि आज से शुरू करके हम क्या 2040 तक, 20 वर्ष तक क्या इंतज़ार करेंगे क्या? इसलिए अलग अलग जो कंपोनेंट हैं, लेवल्स हैं, उनको आज के समय में हो सकता है आइसोलेशन में, लेकिन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना पड़ेगा। इसलिए फाउंडेशनल स्टेज के जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो प्रक्रिया पूरी हो गई। एनसीईआरटी के माध्यम से फाउंडेशनल स्टूडेंट जो बालक आ रहा है 3 साल के बाद में स्कूल में आ रहा है, फॉर्मल एजुकेशन में आ रहा है, तो उसको जितनी जो बालवाड़ीज हैं या प्री स्कूल हैं उन सब को उस लेवल में कन्वर्ट करना और उसमें जो एक करिकुलम फ्रेमवर्क आया उसके अकॉर्डिंग उनको, बच्चों को वहाँ पर एक तरह से शिक्षण की एक प्रक्रिया प्रारंभ करना। अभी जो प्रचलित प्रक्रिया है ये है कि जाते ही हम देखते हैं, शायद बड़े सिटीज़ में आप लोगों का भी अनुभव होगा कि बच्चे को एलकेजी यूकेजी वगैरह में एडमिशन से पहले बहुत सारे ट्यूटोरियल सेंटर रहते हैं। पेरेंट्स उस छोटे से बच्चे को, 2.5-3 साल के बच्चे को ले जा करके किसी ट्यूटर से और उसको तैयारी करवाते हैं और उसकी इतनी तैयारी, उसके ऊपर इतना बर्डन डालते हैं कि उसको जिस एक किसी प्रसिद्ध स्कूल के अंदर एडमिशन चाहिए तो वो टेस्ट से गुजरता है और टेस्ट के बाद में उसका एडमिशन होता है। अब कालांतर में कोर्ट वगैरह के दखल से ये भी हुआ कि भाई बच्चे को इतना स्ट्रेस मत दो, लेकिन एनईपी के अकॉर्डिंग इस फाउंडेशनल स्टेज में एनसीईआरटी ने जो एक्टिविटीज़ बेस्ड जो तैयार किया करिकुलम, उसका नाम दिया है जादू का पिटारा। तो बच्चा, छोटा सा 3 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो खेलना चाहता है, एक्टिविटीज़ करना चाहता है। अब ज़्यादातर हम लोग जो गाँव से और कस्बों से, किसान वर्ग से या हमारे सामान्य देश के समाज से आते हैं, तो बच्चे, हम जो बच्चे थे उस समय से सामान्यतः मिट्टी में खेलना वगैरह ये सामान्य बात थी। आज जरा सी मिट्टी लगती है, अरे इसको हाइजीनिक दृष्टि से ठीक नहीं है,
तुरंत बच्चे को उठा करके झाड़ना वगैरह शुरू कर देते हैं। तो स्कूल में यहाँ तक भी है कि वो मिट्टी से भी खेलें, यहाँ तक से लेकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं। उसको उन्होंने जादू का पिटारा करके कहा है। और इस फाउंडेशनल स्टेज से तो ये जो प्री प्राइमरी की अवस्था है वहाँ शुरू हो गया, और टॉप लेवल पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन AICT के द्वारा लगभग करीबन पिछले दिनों मैंने देखा था 40 एंड ओड रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस आ गए हैं कि हम एज पर NEP हम अपने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करेंगे। और उसी प्रक्रिया में से CDLU उसने पहले PG में कैंपस में और अब सभी लेवल के हमारे एफिलेटेड और यूनिवर्सिटी के UG लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें NEP के अकॉर्डिंग सिलेबाई लागू करने की जो डिटेल प्रक्रिया है वो हमारे सामने रखी है। इसका अर्थ है कि कमिंग सेशन में हमने उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन देना है। अब यदि सबसे पहले फाउंडेशनल लेंगे और टॉप PG को लेंगे तो बहुत वर्ष लगेंगे। इसलिए ये हो सकता है कि शुरुआत में हमें ऐसे अलग अलग फ्रैक्चर्ड मैनर के अंदर हम लोगों को NEP के अकॉर्डिंग, लेकिन वो फुल फ्लैश्ड NEP इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारे क्यूरिकुला चेंज हो गए हैं। ये कब आएगा? जब हमारे पास उस प्रकार के रिसोर्सेज भी होंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण इशू है रिसोर्सेज का। जब NEP कहती है कि जो एक इंगित किया था डॉक्टर सुरेंद्र जी ने कि स्टूडेंट सेंट्रिक ये पॉलिसी है, स्टूडेंट को जो चाहिए वो हमें कैंपस में उसको देना है। और इसलिए उसको ये हो सकता है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के साथ पढ़ते समय उसको कोई एक ऐसा कोर्स चाहिए जो हो सकता है आज हमारे कैंपस में नहीं है। उदाहरण के लिए कॉमर्स का बच्चा है लेकिन उसको ये लगता है कि मैं एक पेपर AI के ऊपर लेना चाहता हूँ, मैं मशीन लर्निंग पर लेना चाहता हूँ। आज के जो दुनिया भर में जो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, जो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज भी आ रहे हैं, स्टूडेंट वो लेना चाहता है लेकिन हमारे पास में वो रिसोर्स नहीं है, डिपार्टमेंट फैसिलिटी नहीं है, टीचर नहीं है, बाकी कोई साइंस वगैरह के लिए चाहिए या जनरल सबके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई लैब्स वगैरह की आवश्यकता है, वो नहीं है। तो वो हम धीरे धीरे उस प्रक्रिया की ओर जाएंगे, वो रिसोर्सेज भी हम विकसित करेंगे। अभी जैसे NEP इम्प्लीमेंटेशन की बात है, कई बार जो प्रश्न आता है आप लोगों को ये मन में होगा कि हमारे पास में कॉलेज में जितने आज अवेलेबल सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्या समाधान निकाला जाए? या तो हम वेट करें कि जब तक गवर्नमेंट के द्वारा सारे टीचर्स की भर्ती नहीं हो जाए तब तक हम NEP इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, और या हम कोई समाधान ढूंढ लें। तो समाधान ढूंढने में क्या हुआ है, जैसे जो एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इंगित किया है। फॉर एग्जांपल NEP कहती है कि जो टीचर एजुकेशन का कोर्स है वो कोई यूनिटरी कॉलेज के अंदर संस्था में नहीं चलेगा। B.Ed केवल B.Ed कॉलेज में B.Ed ही पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था में ही टीचर एजुकेशन का कोर्स चलेगा। तो इसका मतलब है कि B.Ed कॉलेज को या तो मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट होना पड़ेगा या वो मल्टी डिसिप्लिनरी किसी संस्था का पार्ट बन जाए, अपने आप को उसके साथ में जोड़ करके उसका पार्ट बन जाए। अब वो प्रक्रिया नहीं होगी तब तक क्या करें? तो UGC ने ये कहा कि आपके नियर बाई सराउंडिंग में जो दूसरे कोर्सेज पढ़ाने वाले हैं आप तब तक उनके साथ में कोलैबोरेट कर लीजिए, और ऐसे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 कॉलेजेस के क्लस्टर्स बन सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे माना डांस सिखाने वाला कोई प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है किसी कॉलेज में,
लेकिन मेरे कॉलेज के अंदर एक बच्चा है, उसने कहा कि आपके यहाँ पर ये 3 फैकल्टीज़ हैं जिनमें ये कोर्स है, लेकिन मेरी रुचि तो इसके साथ में डांस के अंदर भी क्रेडिट अर्न करने की है। अरे आपके पास में टीचर नहीं है तो क्या करें। दिल्ली में एक कॉलेज है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस प्रिंसिपल ने बताया। उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ पर एक बच्चा है और आकर के उसने कहा कि मैं एक भाषा कन्नड़ के अंदर भी क्रेडिट अर्न करना चाहता हूँ। अब उसका आगे का कोई उद्देश्य होगा, मन में होगा कि कन्नड़ सीखूंगा तो हो सकता है कर्नाटक का होगा, कर्नाटक में जाकर के वो कुछ करना चाहता होगा तो मैं कन्नड़ सीखूंगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि 1 मिनट तो मैंने सोचा कि भाई कन्नड़ कहाँ से लाऊं, मैं एक कन्नड़ भाषा के लिए शिक्षक कहाँ से लाऊं। और फिर उन्होंने एक कन्नड़ जो स्पेशलाइजेशन के एक जो सीनियर व्यक्ति थे उनसे कांटेक्ट किया, उनके परिचित थे। मुझे एक बच्चे को कन्नड़ भाषा सिखाने के लिए आप एक कोई व्यक्ति उपलब्ध कराइए। तो जितने क्रेडिट का कोर्स है उतने क्रेडिट के जो आवर्स हैं, उस आवर्स के लिए एक टीचर को उन्होंने एंगेज कर लिया। बच्चे को मना नहीं किया कि कन्नड़ नहीं है, जाओ कैंपस से बाहर जाओ। एनईपी कहती है कि आप कैंपस में स्टूडेंट को स्वागत करो, वेलकम करो, हर स्टूडेंट का हर दृष्टि से स्वागत करो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी और जो कोर्स चाहता है उसकी दृष्टि से भी। और उसके लिए रिसोर्सेज कैसे हम जनरेट करेंगे वो समाधान हम ढूंढे। और इसलिए जब तक माना हो सकता है कि जैसे हम कहा कि चॉइस की बात करती है एनईपी, तो चॉइस तो लिमिटेड हम दे रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ पर हमने आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं सब्जेक्ट्स के उनको हमने नहीं अभी टच किया है, आने वाले समय में वो भी टच होंगे, तभी तो पूरी स्प्लिट एनईपी की आएगी। लेकिन आज के रिसोर्स के अनुसार 3 सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में कौन सा माइनर वगैरह लेना है, कौन सा वैल्यू एडिटिव वगैरह लेना है, वो हम देख लें अपने उपलब्ध उसमें। और जो हमारे आने वाले कैंपस में, जो हमारे कॉलेज में आने वाला जो स्टूडेंट है, उसको यथासंभव हम ये कोशिश करें कि जो उसकी अभिरुचि है, जो वो पढ़ना चाहता है, वो क्रेडिट अर्न करने के लिए उसको हम सुविधा दे दें। और उसमें जैसे मैंने कहा कि ये हो सकता है किसी स्पेशल, क्योंकि अभी तो यूजीसी ने ये भी कर दिया कि आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि साहब किससे पढ़वा दिया आपने, उस बच्चे के क्रेडिट अर्न होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो नहीं है और वो कोर्स यदि ऑनलाइन उपलब्ध है, स्वयं पोर्टल पे उपलब्ध है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के द्वारा वो ऑनलाइन ओडीएल मोड के ऊपर उपलब्ध है, तो उसको ये हम सलाह दें कि तुम कर सकते हो, वहां से करो। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि एनईपी के क्रियान्वयन की दृष्टि से हम मुख्य रूप से हम शिक्षकों की जिम्मेवारी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो लीडर्स प्लस जो उनके जो लीडर्स भी टीचर्स ही होते हैं, तो वो सब टीचर्स मिल करके इस ओर जाएं कि हम हमारे स्टूडेंट्स को उनके अनुसार एजुकेशन मिले, इस ओर हम जाएं। और ये पैराडाइम शिफ्ट की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक जो हमारे यहाँ पर हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, वो हम दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भैया ये 3 फैकल्टी हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन है, आओ एडमिशन लो। ये नहीं है तो वो दूसरी जगह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि समाज को, स्टूडेंट जो है वो समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको जो चाहिए वो नहीं है। एजुकेशन इज नॉट फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी इज फॉर एजुकेशन। जो उपलब्ध है आप उसको पढ़िए। सोसाइटी को क्या चाहिए वो उपलब्ध करने का मतलब है एजुकेशन इज फॉर सोसाइटी। ये पैराडाइम शिफ्ट की बात है। एजुकेशन फॉर सोसाइटी मीन्स education should be student centric, means what the requirement of student feels for his career, उसकी ओर ले जाने के लिए उसको जो जो चॉइसेस चाहिए। और इसलिए फिर उसको पढ़ते पढ़ते ये बात ध्यान में आई कि भाई मेरे को ये लग रहा है कि बाद में शायद लेट हो जाएगा, लेकिन फला यूनिवर्सिटी ये 6 महीने का कोर्स करा रहे हैं, आगे के मेरे मैं जो कैरियर सोच रहा हूँ उसमें ये कोर्स जरूरी है। तो
तो मैं रेगुलर के साथ में नहीं कर पा रहा हूँ, ऑनलाइन भी शायद नहीं होगा, ऑफलाइन जाके मेरे को करना पड़ेगा, तो वो ये कह सकता है अपने विश्वविद्यालय को मुझे 1 साल की छुट्टी दे दीजिए, मैं आकर के फिर से अपनी क्रेडिट्स अर्न कर लूँगा। तो उसको हम एग्जिट दे देंगे, जब वो वापस आएगा उसको एंट्री दे देंगे। ये ठीक है कि उसका एक वो बनाना पड़ेगा कि कितने साल के अंदर, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता कि भाई 20 साल बाद कोई स्टूडेंट आके कहे कि मेरे अब मैंने 2 सेमेस्टर के क्रेडिट अर्न किए, मैं रिमेनिंग अब मैं कर सकता हूँ, तो वो तो मैनेजमेंट में ही दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कि भाई 5 साल बाद में, 8 साल बाद में तक में उस लिमिट के अंदर आकर के रिमेनिंग क्रेडिट अर्न कर ले। लेकिन उसकी आवश्यकता एग्जिट की ये है, यदि उसका वो चाहता है कि जितना कैंपस में उसने समय बिताया है वो फ्रूटफुल रहे, तो उसको मिनिमम 2 सेमेस्टर के बाद में ही एग्जिट लेनी पड़ेगी। और जैसे उन्होंने बताया कि 2 सेमेस्टर प्लस एक कोई स्किल का कोर्स साथ में करना पड़ेगा, वो इंटर्नशिप में आ जाएगा। तो वो स्किल का कोर्स इंटर्नशिप के साथ लेते हुए जब 2 सेमेस्टर के बाद में वो एग्जिट करता है, तो वो 1 साल वो बाद में नहीं भी आए तो उसको यूजफुल हो जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 4 सेमेस्टर के बाद में वो जाएगा, 3 सेमेस्टर के बाद जाने में तो 2 ही का उपयोग होगा, 4 के पास में जाएगा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 6 के बाद में जाएगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी, 8 के बाद में जाएगा तो उसको डिग्री विद ऑनर्स मिल जाएगा। ये जो चीज़ है ये टोटली स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, और इस माइंडसेट की ओर हम सब लोगों को जो अवेलेबिलिटी कराते हैं उसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। दूसरी इस NEP की जो खास बात है वो ये है, इट इज नॉट क्लासरूम टीचिंग सेंट्रिक। हाँ, अभी हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, हमें सब लोगों को आदत क्या डाल दी पिछले 60-70 वर्षों में, हमने एक 45 मिनट का एक व्याख्यान तैयार किया है, जाते क्लास में चौक डस्टर का उपयोग करते हैं, थोड़ा सा कुछ लोग इनोवेशन करते हैं। तो बहुत पहले हम जब पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन के अंदर, तो हमारे टीचर्स जैसे केमिस्ट्री के अंदर मॉडल्स बना के लाते थे अपने हाथ से, बॉन्ड्स बताने के लिए, वो बॉन्ड समझाने के लिए अलग अलग मॉडल्स लेकर के आते थे। अब तो हमें पता है कि क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा और 3 डायमेंशनल पिक्चर से इजीली बच्चे के दिमाग में बैठ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, ये सब वो आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कर सकता है। तो सवाल ये है कि केवल चौक डस्टर के द्वारा बोर्ड के ऊपर और या बच्चों को नोट्स दे करके पढ़ाई कराने वाली जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमारे देश की नहीं है और वो प्रक्रिया दुनिया में भी आज कहीं नहीं है। तो किस ओर जाना पड़ेगा? तो बच्चे को जो चाहिए उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए अवसर देना पड़ेगा। बैठ जाओ, मैं जानता हूँ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है, ऐसे कह करके बच्चे को क्लास में बिठाना नहीं है, उसको क्वेश्चंस पूछने देना है। और वो करने में और ज़्यादा कहाँ जा सकते हैं, 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए, और ग्रुप में कोई टॉपिक जो आज हम क्लासरूम में बताना चाहते हैं वो बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। उस ग्रुप में ये भी होगा कि 2 बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत किसी चीज़ को सामने रखा और वो ग्रैस्प करते हैं, 4 बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनको 3 बार 4 बार बताना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रुप्स यदि हमने स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर के ग्रुप्स बना दिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट पूरा कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारी बात हैं। एक ग्रुप के अंदर एक लड़की भी होगी, 2 लड़की भी होंगी, 2 लड़के भी होंगे, और समांतर बैठ करके विदाउट जेंडर बायस वो डिस्कस करके और चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ये दूसरा एस्पेक्ट है इंक्लूसिव लर्निंग का। तो ऐसे डिफरेंट पार्ट NEP कहती है कि क्लासरूम, केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं, बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ओर लेके जाएं, उसकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको बढ़ाइए, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बढ़े और एनालाइज करने की पावर उसकी बढ़े। अदरवाइज क्या होगा, हम मालूफ नहीं रह सकते
एआई और मशीन लर्निंग से अभी, और आप जानते हैं कि एआई अभी शुरू हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसके दुष्परिणाम दूसरे रूप में सामने आ रहे हैं। और ये कोई भी, हम जीपीएस से चलते हैं, कई बार हमें ध्यान में आता है कि जीपीएस के द्वारा गए, कभी कभी होता है कि जीपीएस पता नहीं कहाँ ले जा करके छोड़ देता है। ये जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ये मनुष्य को मूर्ख कभी भी बना सकती है। चैट जीपीटी आ गया, अब हम उस पर यदि डिपेंडेंट हो गए तो वो बच्चा कभी भी अपने दिमाग से वो कभी भी सोचेगा नहीं, एनालाइज नहीं करेगा, सही गलत क्या है वो जानेगा नहीं, और कैसे उसको आगे अपने जीवन में सभी प्रकार की बातों का सामना करते हुए, सभी चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे जीवन में रहना है उसको। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि उस बच्चे को बालपन से जैसे मिट्टी में खेलने की स्वतंत्रता है, वैसे ही उसको यदि स्कूल टीचर से लेकर के, हम अभी जब बैठे थे तो मैं बॉटनी का हूँ, तो बॉटनी टीचिंग जो रियल बॉटनी पढ़ाना है वो खत्म हो गया। रियल बॉटनी कहाँ होगी? प्लांट्स के बीच में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, इस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, इस प्रकार की लीव्स होती हैं, बार्क ये होती है, कैनोपी ऑफ द ट्री ऐसी होती है। वो कोई बहुत कुछ उसको क्लास में लंबे लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं है, फील्ड में जाकर के चार, लेकिन ये इसमें परिश्रम लगता है। तो देश भर में आज अकाल पड़ गया फील्ड बॉटनी पढ़ाने वाले लोगों का। केवल जैसे किसी ने कहा कि हमारे देश के इंजीनियर्स में और यूएस के इंजीनियर्स में अंतर ये होता है कि हमारे यहाँ पर यदि आप जाके किसी महकमे में इंजीनियर को ढूंढेंगे तो वो किसी एक एसी कमरे के अंदर कुर्सी टेबल लेकर के बैठा होगा, कागज़ लेकर के बैठा होगा, और यूएस के अंदर इंजीनियर को ढूंढेंगे तो किसी मशीन के अंदर नीचे लगा हुआ कुछ उसके पेज ठीक कर रहा होगा। ये मुझे वहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बताया, मैं एक एक्सपीरियंस बताया कि वो बालाराम जी जब वाइस चांसलर थे तो उनके बारे में बताया कि एक बार कोई गाड़ी में कुछ दिक्कत आई होगी, तो ड्राइवर ने कहा कि साहब ये वर्कशॉप पे जाएगी, और वर्कशॉप ने कहा है कि इतना खर्चा लगेगा। तो के बालाराम उतरे और जाकर के खोला उसको और इंजन में देखा, कुछ चीज़ें जो वो जानते थे वो किया और गाड़ी परफेक्ट ठीक हो गई, क्योंकि वो जानते थे, उसकी मैकेनिक्स जानते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं वाइस चांसलर हूँ, ये मैकेनिक वाला काम मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में ये जो श्रम की प्रतिष्ठा है ना, वो भी खत्म हुई है। इसलिए यदि हम किसी गाड़ी में जैसे मैकेनिक करता है काम, इंजीनियर यदि उस प्रकार का काले हाथ करते हुए काम करता है तो वो काम तो मेरा नहीं है। और इसलिए आप ये देख लीजिए कि सारे कितनी भी नई मॉडर्न मशीन आ जाए कार चलाने की, लेकिन ठीक हमारी उस कार को मैकेनिक वही करता है जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है, वो अच्छे से कर देता है। हम चार चीज़ भी उसको, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इवन इंजीनियर्स भी होते हैं, तो भी चार चीज़ उसकी मिनिमम कर सकते हैं क्या? वो संभव नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों में श्रम की प्रतिष्ठा आए और वो एक्सपीरियंस के द्वारा सीखे। भारतवर्ष में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात अभी दुनिया भर में सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भारतवर्ष के शिक्षक ने कभी भी केवल थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया, उसने अनुभव लेकर के वो पढ़ाया। और उसने ये कहा कि देखो ये अनुभव मैंने लिया है और यही सत्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुम इसका अनुभव लेकर के कोई नया अन्वेषण करके बता सकते हो तो बता दो और उसके अनुसार जाओ। ये जो पद्धति है अनुभव लेकर के, अनुभूति लेकर के जो सीखने की पद्धति है, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के नाम पे इसमें एनईपी में बहुत स्थान दिया हुआ है, ये धीरे धीरे हमारी पैडल में उस प्रकार से हमें जाना पड़ेगा आगे। एक इसके उपनिषद के अंदर एक आया है विषय कि गुरु के पास में शिष्य आया, आकर के उसने कहा कि मैंने अध्ययन कर लिया है, लेकिन मेरा अध्ययन पूर्ण हुआ है कि नहीं है उसके बारे में मुझे परीक्षा देनी है, तो कैसे परीक्षा दूं? तो उन्होंने कहा है कि अन्न मन विज्ञान आनंद प्राण,
इनके बारे में जरा अध्ययन करो, सोच के आओ। और ये सोच के आना कि जिससे शरीर बनता है, जिससे शरीर संचालित होता है और जिसके जाने के बाद में शरीर खत्म हो जाता है, ये निकलना चाहिए। तो बच्चे को, वो जो स्टूडेंट था, उसको लगा कि अन्न यानी ये जो हम अन्न खाते हैं, ये जो शरीर है तो उसी से तो बनता है, और वो यदि उसी से सारा शरीर वो सब होता है, वो जब तक रहता है तब तक शरीर चलता है, वो नहीं है तो शरीर भी खत्म है। तो आगे गुरु को कहा कि अन्न जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यदि विस्तार से अध्ययन करेंगे तो मनुष्य के जीवन के बारे में पता लग जाएगा। गुरु संतुष्ट नहीं हुए, और जाओ, सोच के आओ। वो बाद में कहा कि प्राण जो है ना, सांस लेना, ये तो ऐसी चीज़ है, प्राण सांस निकल गया तो खत्म सब कुछ, अन्न कितना भी सामने पड़ा हो। तो उसने दूसरी बार आकर के कहा कि प्राण ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो सब संचालित करता है इसको। गुरु संतुष्ट नहीं हुए, फिर मन विज्ञान वहाँ तक गए, अंत में आनंद की तरफ गए। उन्होंने कहा कि एक मेरे को लगता है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसा कोष्ठक है, कि एक ऐसी सेल है, एक आवरण है, जिसमें यदि व्यक्ति एंटर कर जाता है तो उसको इतनी आनंद की अनुभूति होती है। चराचर जगत में क्या है उसको पता नहीं, लेकिन वो आनंद फील करता है। तो गुरु ने कहा कि अब तुम शिक्षित हो गए हो, और इसमें से आगे चल करके पंचकोशात्मक पद्धति उपनिषद में ये वर्णित है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम कहाँ तक पहुँचे हैं वर्तमान पद्धति में? हम अन्न और विज्ञान, बुद्धि और शरीर, वहाँ तक तो हम कैंपसेस में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस युवा के मन में, युवती के मन में क्या चल रहा है? विकल्प, प्रकल्प सब चल रहे हैं उसके मन में। उस समय आप जब क्लास पढ़ा रहे होते हैं, उसका मन कहीं और होता है, वो क्लास में ही नहीं है। एक टीचर ये जान लेता है कि इसका मन क्लास में नहीं है, और वो टीचर उसको पूछ लेता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। वो अपने पेरेंट्स को, अपने किसी परिचित को नहीं बताएगा, एक शिक्षक को बता देगा कि ये मेरी दुविधा है, क्या करूं। और वो शिक्षक उसको सलाह देगा, जैसे मैंने कहा कि नहीं, अन्न से नहीं होगा, मन से नहीं होगा, तुम और वो करो, उसको एक उचित दिशा दे देगा। तो वो जो बालक बालिका है वो धीरे धीरे अपने इन सारे फैकल्टीज का विकास करते करते वो इस स्थान पे पहुंचेगा कि अब शिक्षित होने के बाद में मुझे ये लगता है कि मेरा जीवन बहुत सफल होने वाला है, और मेरा जीवन केवल सफल नहीं होने वाला है, उद्देश्यपूर्ण जीवन में जी के जाऊंगा, ये होने वाला है। ये मन में जब उसको आने लग जाता है, वो कब होता है? जो प्रकृति के सृष्टि के नजदीक चला जाता है, उस सत्य को जान लेता है कि प्रकृति सृष्टि क्या है, इसको जान लेता है, तब उसको आनंद आता है। और इसलिए एस चंद्रशेखर हुए हैं फिजिसिस्ट, आप जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको। सीवी रमन के भतीजे थे वो नोबेल पुरस्कार लेने वाला व्यक्ति, फिजिक्स के अंदर अच्छी रिसर्च करने वाला व्यक्ति। वो ये कहता था कि ये जो व्यक्ति है उसको बड़ी बड़ी रिसर्च, बड़ी बड़ी एजुकेशन नहीं, उसको जब ये एहसास हो जाता है कि मैं कुछ किसी उसका अंश हूँ, पार्ट हूँ, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं किसी बड़े उसका मैं पार्ट हूँ, अंश हूँ, ये तब उसको आनंद मिलता है। और भारतवर्ष के अंदर आप जानते हैं कि अपने यहाँ पर प्रचलित है एको अहम बहुश्याम। एक था, मन में आया कि मुझे बहुत में विकल्प में बदलना चाहिए, जो एक ऊर्जा शक्ति है, ईश्वर भगवान कुछ भी कहिए, वो एक, उसमें से सब लोग विकसित हुए, वो सृष्टि पूरी उसमें से विकसित हुई है। और आनंद कब होता है? जब वो एकदम अंतर्मुखी होकर के बैठता है कि उस एक ऊर्जा शक्ति का मैं पार्ट हूं, तब उसको आनंद आता है। और उसमें से आप जानते हैं कि हम सोते हैं तो नींद में कभी कभी उठने के बाद में लगता है कि आज ठीक नींद नहीं आई, लेकिन कभी कभी दिन में या रात में सो के उठते हैं, भले ही आधा घंटे ही सो के उठे, और उठते ही कहते हैं कि आज तो आनंद आ गया। वो उस समय नींद की उस पराकाष्ठा में चला जाता है व्यक्ति
जब वो अपने आप में नहीं रहता, वो जिस ऊर्जा शक्ति का के यहाँ से वो प्रकट हुआ है वहां तक विलीन होने की अवस्था में चला जाता है। ये अनुभूति भारत के ऋषियों ने, भारतवर्ष के श्रेष्ठ लोगों ने दी है, दुनिया में अनुभूत करके दी है। तो वहां तक तो हम जाते ही नहीं है। कैंपसेस में उस ओर छात्र की उस ओर यात्रा प्रारंभ हो, वो तो होता ही नहीं है। शिक्षक भी उस यात्रा की ओर जा रहा है क्या, वो होता ही नहीं है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, जब कभी अपॉइंटमेंट हुआ है विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, एज लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ, खुश होते हैं सब लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। नहीं, प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में आ गया, अभी तो यात्रा प्रारंभ हुई है। वास्तविक शिक्षक प्रोफेसर बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जिस समय कोई भी शिक्षक ये कर देता है कि वर्ष में, एक वर्ष में आने वाले जितने छात्र मेरे नजदीक आते हैं, ये दो के भी जीवन को दिशा मैंने दे दी, एक के भी जीवन को दिशा दे दी, और मैं वर्ष के अंत में मुझे लगा कि हाँ, मैंने इस बच्चे के जीवन को दिशा देने में कुछ किया है, सहयोग किया है। मैं कहीं कर दिया ऐसा नहीं है, मैंने सहयोग किया है, बाकी तो वो आगे करेगा। और उसका जो मन में आनंद आता है, इसका मतलब उस यात्रा की ओर वो शिक्षक बढ़ गया है। तो ये जो पेडागोगी के अंदर चेंजेस हैं, ये जो हमारे क्यूरिकुला के जो चेंजेस हैं, टोटल कैंपसेस के जो वातावरण के जो चेंजेस हैं, उस और ये एनईपी हमें लेकर के जाएगी। और वो वास्तविक जो पर्पस ऑफ एजुकेशन उसका पूर्ण करेगी उसको। और वो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होता है? देखिए, 6-7% पब्लिक और प्राइवेट संस्थाओं में, व्यवस्थाओं के अंदर कोई नौकरी वोकरी पा सकता है। 93-94% जो यूथ डिग्री लेकर के निकलता है, उसको दुनिया भर में शिक्षक सहित कह रहा हूँ मैं, पेरेंट्स, शिक्षक सहित दुनिया भर में उसको चारों वातावरण क्या मिलता है? नौकरी कहाँ, नौकरी कहाँ, नौकरी कहाँ। एक डिग्री लिए हुए व्यक्ति ये दर दर की ठोकरें, नौकरी कहाँ करते जाएगा, इससे काम चलेगा नहीं। कहाँ होगा? उन 97% लोगों के लिए उनके अंदर वो क्षमता विकास हुई है क्या, उसकी ओर हम प्रेरित करके कैंपस से बाहर भेज रहे हैं क्या? उसको कहीं किसी के अगर हाथ फैलाना नहीं है, वो 4 और लोगों को भी सहायता कर सकता है उसको जीवन को आगे चलाने में। इस क्षमता का विकास कैंपसेस में से निकले। मेन पर्पस जो एजुकेशन की चेंज की बात है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, वो है। और मुझे लगता है वो यदि इम्प्लीमेंट होगा और ऐसे युवक युवती देश में तैयार होंगे और जो फेज्ड मैनर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आने वाले 15-20 वर्ष में जो बार बार बात आ रही है 2047 आते आते भारतवर्ष दुनिया के अंदर एक सुपर पावर के रूप में जाएगा। सुपर पावर नहीं, भारतवर्ष ज्ञानवान समाज बन करके खड़ा हो जाएगा। और जब ज्ञानवान समाज होता है, उसको आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से कमी नहीं होती। आप सब लोग जानते हैं, 2 शब्द कहे जाते हैं, भारत कभी विश्व गुरु था और उसके साथ दूसरी बात जोड़ी जाती है, भारत सोने की चिड़िया भी था। विश्व गुरु था, इसका मतलब ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ। और ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ यानी उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के भारत के विकास की दृष्टि से हम सब लोग इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित कैंपसेस में करें, वैसे युवक युवती तैयार करें। इसके लिए ये सारे शुरुआती है, इस सारे जो ये सिस्टम है, माइनर, मेजर, कॉम्बिनेशन और क्रेडिट्स, इन सबको एकदम हृदयंगम हम करके यहाँ से जाएं, अपने अपने कॉलेजेस में उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करें। आज की वर्कशॉप का वो उद्देश्य है। मुझे लगता है उस ओर आप सब लोग जाएंगे, ऐसा निवेदन करके आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बड़े ही संक्षिप्त में NEP 2020 के बारे में हमें बारीकियों सहित समझाया और प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक की बातें हमें समझाई। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी को कि वो आए और अपने विचार साझा करें। सर।
माननीय प्रोफेसर केसी शर्मा जी, मुझे डांट तो पड़ती है लेकिन बोले बगैर मैं रहूँगा नहीं। मेरे बहुत वर्दी बॉस रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जब थे, मैंने उनके लीडरशिप में कुछ चीज़ें नई शुरुआत की थी, तो मैं उस बात के लिए भी आपको हमेशा सर बोलता हूँ। और सर उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मेरा काम है, वो उनका काम है। आज आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि कभी भी कॉल किया कि इस यूनिवर्सिटी में आपकी प्रेजेंस की, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हमेशा हमारे बीच में रहे हैं। और जब भी अपनी भाषण में कुछ बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अगर आप हो गए हैं तो प्रोफेसर नहीं हुए हैं, वो शुरुआत है। तो आपसे कभी न कभी किसी न किसी तरीके से अगर हम अपने सब्जेक्ट से, जो मेरा बेसिक डिसिप्लिन है, उससे जोड़ के देखते हैं, जो अभी भी कह रहे थे कि उपनिषद में जो उन्होंने अनुमान और उनकी बात की है, हम उसको अपने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम मोटिवेशनल थ्योरी में उनको पढ़ते हैं, मैकग्रेगर, मैस्लो और उस तरीके की बातें पढ़ते हैं। तो पहली बार मुझे मालूम हुआ कि हमारे उपनिषद में इस तरीके की बातें थी। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ ऑफ अनफॉर्चुनेट कि मैं अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है कि भारतवर्ष को उसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। आज मैंने आपसे ये बात सीखी है, उसके लिए न केवल आपका स्वागत बल्कि आपका धन्यवाद भी करता हूँ, और हमारे मार्गदर्शन के लिए आपको बार बार इस तरीके का आग्रह करता रहूँगा। इस बात के साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारी यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर और डायरेक्टर IQAC प्रोफेसर SK गहलावत जी बहुत ही सिंसियर टीचर हैं और इस यूनिवर्सिटी को लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे डीन कॉलेजेस, जिनके सौजन्य से आप सभी कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रिंसिपल साहबान हैं आप में से, और जो टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन सब, हमारा एक जो IQAC की कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर राजकुमार जी, और आज के जो NEP 2020 के नोडल ऑफिसर हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल साहबान, फैकल्टी मेंबर्स, इस यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर में, लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्वप्रथम तो एक फॉर्मल मेरी जो बात है उसके बारे में कहूँगा कि मैं प्रोफेसर केसी शर्मा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पर उन बातों का जो काइंड वर्ड्स उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के लिए कहे हैं। इट्स ए ट्रॉफी फॉर मी, इट्स ए ट्रॉफी फॉर द कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपकी एक और बात मैं साझा कर रहा हूँ, डांट तो खा ही लूँगा, कि आप सोशली कनेक्ट हो गए हैं। मैं इस एरिया से सोशली कनेक्ट हूँ। सर, मैं अपनी बात उस बात से कहूँगा, एजुकेशन जैसे कि आपके भाषण में भी थी, हमें एनलाइटन्ड करती है। मानव जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसको विकसित करती है। इस एरिया में खासतौर पर एक अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एक अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है जो अपने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को एक लीडरशिप प्रोवाइड करती है, एक रास्ता दिखाती है। मुझे मॉनिटर करना तो बहुत रेगुलेटरी काइंड का वर्ड्स है, और बहुत ही संकुचित भी है, और बहुत ही बैकवर्डनेस की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी एक सेंटर है जो अपनी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ, उन चीज़ों के साथ जुड़ी रहती है। ख़ास तौर पर जैसे कि शायद प्रोफेसर गहलावत ने उस तरीके की बात कही थी, तो मैं उस बात को बारे में कहूँगा कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी देने की स्टेज पर आती है तो एफिलिएटेड कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस भी उससे उतनी ही गहनता के साथ जुड़ी रहती है।
हमारे साथ जुड़ाव अगर ज़्यादा नहीं है तो उसका कारण ये भी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को, अपनी यूनिवर्सिटी को उस लेवल पर नहीं लेके आ पाए हैं। सिर्फ हम अगर इस बात को ढूंढें कि वो शायद कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट नहीं करते, वो नहीं है, बट वी हैव टू बिकम ए रोल मॉडल। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक विजन है जो हमारा आज के प्रेजेंट सेटअप में ख़ास तौर पर मैं नॉर्मली कहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की रेगुलर फैकल्टी के 80% लोग, मोर देन 80% लोग पिछले 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस तरीके के कल्चर को, इस तरीके के परिवेश को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका प्रयास हमने बहुत पहले से किया था। हमने, जैसे कि प्रोफेसर गहलोत ने कहा कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स है, उस इंस्टीट्यूशनल यूजीसी का जो गाइडलाइंस थी, वो फ्रेमवर्क था, उससे पहले इशू किया था, क्योंकि हम पहले आपके हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल ने हमें गाइड किया, मोटिवेट किया, और एनसीआर रीजन्स की जितनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस थी उनकी लीडरशिप से, उनके विजनरी लीडर्स के साथ हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स की हमारी जो सेटअप था उसके साथ एक इंटरेक्ट कराई थी। और जैसा आपने कहा कि NEP 2020 को एक फेज मॉडल्स में, और उसके जो आउटकम है 2040 के आसपास आएंगे, उसके मामले में सभी लेवल पर आपके शब्दों में सर मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमारा प्रयास वहाँ से शुरू हुआ था। जब भी हम इस तरीके के रिफॉर्म्स लाते हैं या इस तरीके की बातें करते हैं कि हमने अपने जो पैराडाइम शिफ्ट लानी है एजुकेशनल सिस्टम में, हमें अपने उसको थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय हमने उसको प्रैक्टिकल आउटकम के साथ जोड़ना है। जैसे आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बालाराम वाइस चांसलर का जो है एग्जाम्पल देकर बताया। मैं उनके टाइम पर वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, इसलिए मैं उनको अंडरस्टैंड भी करता। और 1-2 केस में ऐसा भी हुआ था कि किसी टीचर को पीठ काट दिया था, तो उस टाइम मैं साथ था उस टीचर के, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप कॉम्पिटेंट नहीं समझते कि इनकी एडवोकेसी कर पाओगे। तो मैंने कहा कि मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। एंड रियली तो उस तरीके का जो सॉल्यूशंस थे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिसकी हैं कि हमारी एजुकेशन उस तरीके की हो NEP 2020 का, नॉट इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो भी सोसाइटी की लाइफ है उस तरीके की बातें हो। तो जैसा आपने कहा कि NEP एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, राइट फ्रॉम प्री स्कूल डेज से 3 साल से शुरू होकर वो 2040 तक शायद हम उस लेवल पर पहुँचेंगे, लेकिन ये प्रयास सभी जगह पर होगा। हमने अपना माइंड सेट को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। टीचर्स की रिक्रूटमेंट नो डाउट एक इनहिबिटिंग फैक्टर है कि लिमिटेशंस है, हमारे पास नहीं है, एंड वी आर डूइंग इट। तो उस तरीके के सर्कमस्टांसेस में वो उसको प्रक्योर करना 1 2 साल 3 साल में हम कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके के माइंडसेट को चेंज करने में एक लंबी ज़रूरत है। और उस माइंडसेट को करने में हम डिफरेंट स्टेजेज पर, ये पहली बार शायद मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन इस तरीके के रिफॉर्म्स और इस सिंसियरिटी और कमिटमेंट के काइंड के जो रिफॉर्म्स हैं, खासतौर सभी एक क्षेत्र में, ना केवल एजुकेशन के क्षेत्र में, कि इतने इंटेंसिव एफर्ट्स और सिंसियर जो एफर्ट्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, तो ये पहली बार हुआ है। और इसी कड़ी में अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करें, वो शायद उस टारगेट को इन सब बातों पर, यानी एक टोटल प्लान इन ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो सोशल सेक्टर्स है, तो उस तरीके का जो सिस्टम है शायद पहली बार उस तरीके की बातों को हो रही है। मुझे जहाँ तक मतलब खुद की एक परसेप्शंस है, और पॉलिटिक्स और द लाइफ इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शंस नॉट ऑन रियलिटीज़। तो उस परसेप्शंस के बेसिस पर मुझे नहीं लगता कि हम शायद उस जो गोल है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है 2047 का, हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक एस्पेक्ट था जिसका एक
मेजर ऑब्जेक्टिव है, नेशनल ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से हम इस तरीके के एजुकेशन रिफॉर्म्स में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो स्कूल है, चाहे आपका कॉलेज है, या हमारी यूनिवर्सिटी है, या हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल है, ये सभी प्रयासरत है और उस प्रयास को हमें करना भी पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आज मेरा ख्याल है कि पिछले 3 महीने से हम लगातार इस कोशिश में थे कि हम अपनी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत है उसको शुरू करें। उसके लिए 2 ऑप्शन हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के गाइडेंस में सभी यूनिवर्सिटीज़ की एक गवर्नमेंट के लेवल पर उन चीज़ों को डिसाइड किया गया था, बट एडवाइज्ड बाय द हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल कि 2 अप्रोच है। एक अप्रोच है सिंगल मेजर की, आप एक डिसिप्लिन के साथ लेते हैं। हमने कुछ कोर्सेज में अपनी यूनिवर्सिटी में उस तरीके के सिंगल मेजर स्टार्ट किए हैं, पायलट्स प्रोजेक्ट्स हैं वो। उसी तरीके से एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो एस्पेक्ट्स है, जैसे कि आपके कॉलेजेस में प्रोफेसर कुंडू कॉम्बिनेशंस की बात कर रही थी, आप एग्जिस्टिंग फैकल्टी के साथ, एग्जिस्टिंग ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज के साथ उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए उस तरीके की अप्रोच को रखा गया है और आने वाले टाइम में 2, 3, 4, 5 साल में जिस तरीके की स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस आपके इंस्टीट्यूशन से होगी, जैसे कि प्रोफेसर शर्मा ने आप लोगों को बताया कि वी विल एक्सेप्ट द स्टूडेंट। हम सोसाइटी को कहेंगे आपकी ज़रूरत क्या है, हम आपको डिलीवर करें, उस तरीके का माहौल तैयार होगा। लेकिन बिगनिंग तो हम उसी से कर सकते हैं जो रिसोर्सेज आज हमारे पास अवेलेबल है। तो आज की ये 2 तरीके की जो अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी और जो हमारी सिंगल मेजर और मल्टीपल मेजर या कॉम्बिनेशन के साथ शुरू की है, उस तरीके की बातें हमने की। हमारी एनईपी में यूनिवर्सिटी ने उस तरीके के सभी जो सिलेबस हैं या जो क्यूरिकुलम है उन सब को हमने कंप्लीट कर लिया है। और जल्दी ही हमारी थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी छोटी है। छोटी मैं उस सेंस में कहता हूँ कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो हम थोड़ा सा कंजूसी के साथ उसको करते हैं। इसलिए हम प्रिंट होने के बाद जब हमारी एकेडमिक काउंसिल में सब अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद हम उस तरीके के उन मटेरियल को प्रिंट करेंगे और आप सभी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ उसको शेयर करेंगे। दूसरा सर, मैं आपसे एक और भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि शायद एक ट्रेंड है सभी यूनिवर्सिटीज़ में कि कॉमन सिलेबस सभी कोर्सेज का होना चाहिए। उसमें मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपकी है, अगर कोई यूनिवर्सिटी एडिशनल कुछ सिलेबस में थोड़ा बहुत फेर बदल करती है, क्योंकि कैपेसिटी लेवल जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का है और डिफरेंट डिसिप्लिन में वो अलग रहता है, तो ऑल यूनिवर्सिटी को सभी यूनिवर्सिटी को उस तरीके की फ्रीडम अगर आप कहें। मैं सुबह ही क्योंकि आपकी तरह सर अभी जब भी उनके ऑफिस जाते हैं तो अपने सिस्टम पे बैठे कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो उस तरीके का पढ़ने लिखने का थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट में ही है। तो एक किसी सेमिनार में मुझे बुलाया गया था, गुड गवर्नेंस एंड हमारे जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स रादर विकसित भारत की कंसेप्ट के साथ उसको जोड़ा गया था। तो आई वाज रीडिंग द लिटरेचर, तो उसमें एक जो है गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस पर एक अच्छा कोर्स शायद मेरे डिसिप्लिन में शुरू हो सकता है, जहां हम एजुकेट कर सकते हैं कि नॉलेज का जो ट्रेंड है, चाहे वो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत हो, चाहे हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के तहत हो, अल्टीमेटली द प्राइमरी एम इज़ टू गेन द नॉलेज, नॉट ओनली द थ्योरेटिकल, रादर उसकी जो एप्लीकेशन है उस तरीके की बातें करते हैं। दूसरा कि हमारे यहाँ जब हम मीटिंग करते थे तो उसमें मेजर माइनर की जो कंसेप्ट हैं, ख़ास तौर पर माइनर पर, जैसे कि प्रोफेसर कुंडू ने कहा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हमने उसकी एप्लीकेशन जो है
उस थ्योरेटिकल पेपर की जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उनको माइनर में रखने की कोशिश की है। लेकिन जैसे जैसे फीडबैक आप कॉलेजेस से आएगी, आपको क्या इजी पड़ता है, किस तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, उस तरीके की बातों का हम जिक्र जरूर करेंगे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, ख़ासतौर पर जो भी हमारी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रोफेसर कुंडू ने बताया कि हम 30,000 जो स्टूडेंट्स हैं, अराउंड हमारे 50,000 के आसपास टोटल इनटेक है सभी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस की, और जिसमें 3,000 बीएड के हैं। तो बाकी सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमने उनको अपने एबीसी के पोर्टल पर अपलोड कर लिया है, और दूसरा हम जो अपार है उसके साथ भी उसको जोड़ने के लिए हमने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी है। वी आर कन्वर्टिंग टू दैट काइंड ऑफ द सिस्टम आल्सो। मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ मई, यानी नए सेशन के शुरू होने से पहले, हम जो टाइम पीरियड है जिस तरीके का, उस टाइम पीरियड से कि 2021 के ऑनवर्ड्स जो एडमिशन्स हुए हैं उन सबको, इवन बिफोर दैट, क्योंकि हमारे पास डेटा था, हमने उसको भी अपलोड किया है। ख़ास तौर पर उस तरीके की डिजिटलाइजेशन शायद हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आज ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके हम शायद एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ, एजुकेशन रिफॉर्म्स के साथ उनको शायद नहीं जुड़ पाएंगे। उस तरीके की बातें जनरली हैं। हमारे पास जो सवाल आता है कि एक हमारी जो कोर्सेज हैं, ख़ासतौर पर एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेज, नो डाउट हिंदी इंग्लिश हमारे पास है, संस्कृत और पंजाबी भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन एक हमने स्किल से रिलेटेड या वैल्यू एडेड, मालूम नहीं प्रोफेसर कुंडू उसको किस में रखेंगे, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और उसके लिए हम एक नोडल एजेंसी के रूप में भी काम कर सकते हैं कि अगर कोई आपके स्टूडेंट्स, कि हम पंजाब एजुकेशन बोर्ड के साथ एक MOU साइन करने जा रहे हैं, उनका अपने सिलेबस के लिए हमने लिख दिया कि वो सिलेबस को हमारा अप्रूव कर दे, क्योंकि यहाँ के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब में नौकरी मिलती है, और वहाँ पर 10वीं तक की जो पंजाबी है उनको कंपलसरी की है। तो हम उस तरीके का कोर्स इसी एकेडमिक सेशन से सर शुरुआत कर रहे हैं। दैट विल हेल्प अस, या उसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में उनको अगर हम रखेंगे तो दैट विल बी एडिशन। और जिस तरीके से आपने क्लस्टरिंग की अप्रोच की, या उस तरीके के सिस्टम की बात की है, एटलीस्ट फॉर द कॉलेजेस विच आर हियर इन सिरसा, हम उनको उस तरीके के स्टूडेंट्स को उस तरीके की कोर्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस तरीके का अरेंजमेंट या उस तरीके का कोऑर्डिनेशन सेटअप कर सकते हैं कि उनके जो क्रेडिट आवर्स है, सैटरडे को या संडे को या किसी भी तरीके से, वी कैन डू दैट काइंड ऑफ द सिस्टम आल्सो। वी आर ट्राइंग टू डू दैट, कि सिर्फ हम फ्लेक्सिबिलिटी या उस तरीके के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे, रादर हम उसकी एप्लीकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी के मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की बात है। सर हमारा कोर्सेज 3rd ईयर में है, वो 6th सेमेस्टर में है। वी ट्राई टू गिव देम दैट काइंड ऑफ दी, कि उनको स्किल और उस तरीके के कोर्सेज उनको सिखा सके। लगभग सभी फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी कर ली हैं, लेकिन इंटर्नशिप जो है दैट इज़ लैकिंग इन दैट कोर्स। तो हमने वो प्रोसेस जो है हमारे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में, कि अगर वो 3 साल के बाद 4th ईयर में जाना चाहते हैं, उनसे ऑप्शन पूछा है। अगर वो 4th ईयर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए हम उस तरीके की फैसिलिटी जो हमारी UGC के क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में है उस तरीके की उनको कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज हम इस साल से उनको उनके ऑप्शन के अनुसार, नॉट एज पर आवर ऑप्शंस। आपकी वो बात जो है कि इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर द सोसाइटी, नॉट सोसाइटी फॉर द इंस्टीट्यूशन, उस तरीके की अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं। और उस सिस्टम में हम उनको इस तरीके का ऑलरेडी हमने ऑप्शन गूगल फॉर्म के तहत उनकी लेना शुरू कर ली है। दूसरी बात जो हम विषय कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज में हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशनल जो सिस्टम है या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, कि अगर मान लिया कि कोई स्टूडेंट एक दूसरा कोर्स लेना चाहता है,
तो जैसे आपने सजेस्ट किया वो किसी भी नियर बाई इंस्टीट्यूशंस में भी लिया जा सकता है। सरकार ने मूक्स के माध्यम से उस तरीके का सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है। अभी रिसेंटली यूजीसी की तरफ से इस तरीके की गाइडलाइंस भी आई हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स को उन कोर्सेज को जो अगर वो इंटरेस्टेड हैं वहाँ से कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट किया जाए। हमारे डीन एकेडमिक अफेयर ने उस तरीके की जो लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो किए जा सकते हैं, और इस यूनिवर्सिटी ने उनके जो मूक्स का जो भी चैप्टर है उसके लिए अपनी जो रजिस्ट्रेशन करा दी है ताकि यहाँ से जो क्रेडिट जो है ट्रांसफ़र किया जाए, उस तरीके के सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। एक और बात सर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे डिसिप्लिन से रिलेटेड एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वो बेसिकली सीनियर जो ऑफिसर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, बट इट हैज़ स्टार्टेड न्यू काइंड्स ऑफ द कोर्सेज। अभी कोई लेटर उस तरीके का आया हुआ था कि अगर आपके कोई सिक्योरिटी सिस्टम में आपके ऑफिशियल्स हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट काइंड का कोर्स, उनको नई स्किल सिखाने की जो बातें हैं उनको शुरू किया जा सके। हम सब शायद इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि चाहे हम टीचर हैं, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आउटकम बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसा कि आप उसकी कार कार की इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उस तरीके के काम को करने के लिए वी आर ट्राइंग टू गेट इट दिस डन इन आवर यूनिवर्सिटी। हालांकि उस मामले में हमारा जो सक्सेसफुल रेट है दैट हमारा एक सिर्फ एक आइडिया या हमारी जो सिस्टम है, हमने कुछ लिंक्स डेवलप करने की कोशिश की है। प्रैक्टिकली हम शायद उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ वन रीजन और अनदर रीजन, बट ओवर द ईयर्स वी विल बी एबल टू शायद उस तरीके की चीज़ों को हम इशारा कर पाएंगे। तो लास्ट में एक और बात, मैं आपका बहुत सारा टाइम शायद लिया है, तो एक बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि इस तरीके के जो कोर्सेज, इस तरीके का जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में हमारा स्टेट सबसे लीडिंग है। एंड हमारा पहले टारगेट 2025 से था, लेकिन सरकार ऑलमोस्ट अपना मन भी बना चुकी है और उस तरीके के एफर्ट्स हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और जो जींद यूनिवर्सिटी ने है उसको पहले से इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने कैंपस में किया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके की एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और ब्रॉड अप्रोच लेके चलेंगे, हम अपने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ उन सब कामों को करने में सक्सेसफुल रहेंगे और इसी सेशन से हम उन कामों को कर पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस काम को क्यों करें और किस लिए करें। अगर मैं सीधी सी बात में कहूँ कि जो भी काम हम करते हैं किसी भी तरीके से, अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द नेशनल प्रोग्रेस, और अगर नेशन की प्रोग्रेस है तो वो एक इंडिविजुअल की प्रोग्रेस है। तो उस मामले में वी मस्ट स्टैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन, वी मस्ट स्टैंड विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी आल्सो। तो इसलिए इस तरीके के, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमारी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के मामले में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपका, हमारा और आपके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, एक इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। हमारे जो रिजल्ट्स है, ये एग्जामिनेशन का सिस्टम है, हम आप लोगों से बिल्कुल हमारी आपकी सभी आज तक की जो भी डिग्री है, जो भी सर्टिफिकेट्स है, कुछ रिजल्ट से शायद अभी दो चार बेसिक रिजल्ट शायद रह गए हैं, वो भी एमटेक और बीएड से रिलेटेड है। अदरवाइज जो हमारी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के रिजल्ट और सभी की डिग्रियाँ जो है हमारे पास बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में है। उस सिस्टम को हमने बिल्कुल दुरुस्त कर लिया है। आप लोगों से ये भी गुजारिश है, हालांकि आपने हमेशा से उसको सही मायने में रिस्पॉन्ड भी किया है कि इवैल्यूएशन के लिए जो भी आपके पास भेजते हैं, उस इवैल्यूएशन को आपने टाइम पर उनको पूरा करने की कोशिश की है। शायद मैं आप लोगों से ये साझा कर रहा हूँ कि पहले जो सिस्टम थे मोस्टली आउटसोर्स थे। मैं किसी गलत प्रैक्टिस की बात नहीं करता, बट उनमें जो कोऑर्डिनेशन था वो एक इफेक्टिव नहीं था, और यूनिवर्सिटी के लेवल पर
जिस तरीके की मैकेनाइजेशन और डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत होती थी उस वजह से नहीं था, तो इस वजह से हम रिजल्ट्स में हमारी जो समस्याएं थी उस तरीके की। जहाँ तक सवाल आता है कि इधर उधर की छोटी मोटी बातों का या डिस्क्रिपेंसीज का, वो सभी सिस्टम में चलती रहती हैं और सिस्टम इसलिए होता है कि उसी सिस्टम को शुरू किया। उसी तरीके से आपका जो ये हमारा NEP 2020 को इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, अगर आपके सामने किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज आती है तो जो यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर आप लोगों को बिल्कुल ये एश्योर करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या और किसी भी प्रकार की थोड़ा सा आदत बदलने की बात ज़रूर है। एक एग्जाम्पल सर आपसे भी साझा हो जाएगा कि हमने साहब पेमेंट जो थी ऑनलाइन कर दी थी, हम एग्जामिनेशन फीस भी ऑनलाइन लेने लग गए हैं कॉलेजेस से भी। और उस मामले में कुछ कॉलेजेस ने, 2 कॉलेजेस ने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। मुझे नाम याद नहीं है उन कॉलेजेस का, ना मैं लूँगा उन कॉलेजेस का नाम, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा कि वो कितना टाइम मांगते हैं, तो उन्होंने कहा 10 दिन और चाहिए उनको उस काम को करने के लिए। तो मैंने कहा कि उनको 15 का दो। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बच्चों के नाम हैं, बच्चों का जो ऑप्शनल पेपर्स हैं या उस तरीके की जो बातें हैं कि अगर वो ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन आने में हमें उसको बार बार करेक्ट करना पड़ता है। उससे आपके जो रिजल्ट्स हैं और दूसरी जो बातें हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस और डिले की टेंडेंसी रहती है, इसलिए उसको करने की कोशिश की है। होप चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी सिरसा आपको एक अच्छी मतलब परिवेश में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी सुविधाएं और सभी तरीके का मार्गदर्शन आपको दे सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर KC शर्मा, चेयरपर्सन HSHGC से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं, और साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी को कि वो आएं और एक भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर SK गहलोत, मैडम आरती गौड़, प्रोफेसर सुंदर कुंडू, प्लीज सर। ये गुड प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हमने कोई फिर सर्जरी कराई थी, कॉम्प्लिकेशन चाहिए। थैंक यू सर। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर आरती गौड़, डीन ऑफ कॉलेज। Thank you, sir. As it is rightly said, an investment in knowledge always pays the best interest. So, at the end of the workshop, we all have gathered vast knowledge about the implementation
about New Education Policy 2020. We are ready to implement it in all our affiliated colleges, and all the esteemed dignitaries who are present here, who have joined us in this workshop today. We all are really thankful to you. We have tried an attempt to clear all the concepts, queries related to new education policy. And the implementation, as told by our Honorable Chief Guest, that we will implement it in a phased manner. It's my privilege to extend a thank you note to all the dignitaries, and as Dean of College, it is really a proud moment for me that we have successfully organized 3 workshops regarding implementation of New Education Policy 2020. And this is the 3rd one, and I am very delighted and happy that all the stakeholders, principals from various colleges, all the teachers and the non-teaching staff, they have joined us. They are cooperating with us, they are coordinating with us, and they are all here to make the environment more flexible and enhanced. First of all, first and the foremost, I would like to thank from the bottom of my heart to our chief guest, Professor K.C. Sharma, Chairman, Haryana State Higher Education Council, for sparing time for us and gracing our occasion. Professor Sharma ने हमें ना केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, बस इसके साथ साथ उन्होंने हमें जीवन दर्शन भी दिखाया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम सही मायनों में, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो केवल बच्चों के साथ हमें पढ़ाई पर महत्व जोर नहीं देना है, बल्कि उसके साथ साथ हमें उन्हें स्किल्स भी सिखानी है, क्वालिटी एनहांसमेंट भी करनी है, एज given by our director or coordinator Professor Kundu, how these skills can enhance the personality of the student. And this is very much focused in New Education Policy 2020. मैं इस मंच से एक बात आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी. Being a professor of management, I am also working on a project that how the management concepts are related with Bhagavad Gita. So this is the need of the time. I also want to thank our Honorable Vice Chancellor Professor Ajmer Singh Malik, who have called up such an eminent personality among us for showering their valuable and rich experiences with us. I thank you, sir. I would like to thank Dean Academic Affairs and Director IQAC Professor S.K. Ghelawat, who is always there for our help and for making the programs and academic events successful. I would like to thank NEP Coordinator and Nodal Officer of the University, Professor S.K. Kundu, who have given us the detailed presentation about New Education Policy 2020. I would like to thank all the esteemed principals and their teaching and non-teaching staffs who have spared their valuable time and come here and join us in this workshop. I would also like to thank our coordinator, Professor Rajkumar, who have organized this program in association with Dean of Colleges Office. And this program is in reality a wonderful experience, not only for me, but I think for all of you, that you must have understand what is the basic crux, or you can say what is the basic motive while organizing this workshop for all the stakeholders. This is need of the time, and we all are here. We have spared our time. So I thank all of us. I thank all the non-teaching faculty members and all the organizers who have given us cooperation in organizing such a wonderful workshop. Thank you all.
मैडम। अब टी ब्रेक है और टी ब्रेक के बाद इंटरेक्शन सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच।